हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का एक चैप्टर है लाइट और 12th क्लास में आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स है उसका कुछ पार्ट आपका 10th स्टैंडर्ड में दे रखा है जिसको हम स्टडी करेंगे। तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर लाइट के अंदर दो पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट 1 जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और पार्ट 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दो पार्ट्स हमारे 10th क्लास के सिलेबस में दिए हुए हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी हम शुरुआत करेंगे आज। रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखिए सबसे पहले लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, उजाला। तो ये क्या होती है, लाइट एक एनर्जी होती है बेटा, इट इज द एनर्जी। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, द स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट स्पीड होती है लाइट की, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है किस में बेटा, वैक्यूम के अंदर, इन वैक्यूम। अब वैक्यूम जो होता है उसको हम फ्री स्पेस भी बोलते हैं। तो लाइट का सबसे पहला फिनोमेना आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ये हमारे पास कोई पॉलिश्ड सरफेस है, इधर कोई रे ऑफ लाइट आई और इस सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली गई, तो बीच में हमने एक इमेजिनरी लाइन मानी जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ध्यान रखना, इमेजिनरी लाइन, दिस इज नॉर्मल। इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकरा के जाते वक्त इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को दर्शाते हैं हम आई से। इस एंगल का नाम हमने रखा इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ और नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को दर्शाते हैं आर से। इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस और यू कैन कॉल मिरर। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आती है, तो जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से टकराने के बाद जाती है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ ए पॉलिश्ड सरफेस एंड गो बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसके लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या, सबसे सिंपल है, फर्स्ट लॉ है, इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। सो द इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकंड लॉ कहता है इसका, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल
लाई इन सेम प्लेस, ये इसका लॉ। तो आई थिंक अब आपका रिफ्लेक्शन क्लियर है। रिफ्लेक्शन के अंदर बेसिकली आपको ध्यान रखना है, कोई रे ऑफ लाइट आती है और किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है और जिस एंगल से आती है उसी से वापस जाती है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन होता किस किस के अंदर है? रिफ्लेक्शन बेसिकली रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट का मतलब हम किसी चीज को भेजते हैं और वो वापस आती है हमारे पास, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना, वापस आना। अब लाइट के केस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में, और मिरर्स भी हम स्फेरिकल। मिरर्स क्या होते हैं? मिरर्स के अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि इसके अंदर दो सरफेसेस होते हैं। एक सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दूसरा सरफेस आपका पेंटेड सरफेस होता है। इसके अंदर टू सरफेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टेड एंड सेकंड वन इज पेंटेड। तो दो तरीके के सरफेसेस होते हैं मिरर्स के अंदर। अब बेसिकली मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स। पहला है प्लेन मिरर, सेकंड इज कॉनकेव एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्स। ये मिरर्स के टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर बहुत ही सिंपल मिरर होते हैं जो बिल्कुल प्लेन होते हैं हर जगह से, और ये मिरर्स जो हम कई बार जब ऑफिस जाते हैं तो तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो वो जो मिरर्स होते हैं उनको हम प्लेन मिरर्स बोलते हैं। प्लेन मिरर के अंदर ये स्पेशलिटी होती है कि जितने दूर ऑब्जेक्ट होता है वो उतनी ही दूरी पे इमेज को फॉर्म करता है। लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, बेसिकली हमको दोनों के बारे में स्टडी करना है। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। ध्यान रखना, हम स्फेरिकल मिरर स्टडी कर रहे हैं। तो कॉनकेव, केव मींस क्या होता है? केव मींस होता है गुफा, अंदर धंसा हुआ, और वैक्स का मतलब होता है उभरा हुआ। तो कॉनकेव मिरर कैसा होगा बेटा? देखिए, हमारे पास कोई स्फीयर है। अब हर बार मैं इसको बार बार नहीं बनाऊंगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ मैं इसको आधा कर्व करूंगा, इसी से आपको पता चल जाता है कि एक आपका क्या है, कंप्लीट एक स्फेरिकल मिरर है। अब कॉनकेव है तो कैसे पहचान लाएंगे? सबसे पहले ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर को मैंने दर्शा दिया सी से, और सेंटर के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री पे हम कोई लाइन भेज दें और इधर एक पॉइंट से टकराती है जिसको बोलते हैं पोल, पी। दूसरा, एक मिरर मैंने ऐसे ले लिया, अब ये कर्व्ड है बेटा इधर की तरफ, कर्व्ड है तो इसका सेंटर भी इधर की तरफ होगा सी, और इससे बिल्कुल 0 डिग्री पे हम एक स्ट्रेट लाइन भेजते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया आपका पॉइंट पी, सेम दोनों के अंदर। अच्छा, अब बेसिकली क्या क्या चीजें स्टडी करनी है हमको? कॉनकेव और कॉन्वेक्स की पहचान कैसे लगाएंगे? एक सिंपल पहचान तो हो गया कि जो कॉनकेव होगा वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, और जो कॉन्वेक्स होगा वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं ऐसा मिरर, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप इसको देख के भी पहचान लोगे। ये कॉनकेव क्या होते हैं? ऐसे मिरर जो अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं। अंदर की तरफ धंसे होंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सेंटर है वहां से पतले होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं। कॉन्वेक्स कौन से होंगे? जो ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं, तो इसका मतलब ये सेंटर से मोटे होंगे और किनारों से पतले होंगे। तो डेली लाइफ में आप इसको हाथ में लोगे तभी पहचान जाओगे कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। लेकिन अब हम चीजों को पढ़ रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको उभरा हुआ या अंदर धंसा हुआ नहीं बना सकता।
तो मिरर है तो वो कर्व्ड ही होगा, इसी तरीके से बनाया जाएगा। तो इसकी पहचान के लिए हमने एक तरीका अपनाया कि हमने एक पेंट कर दिया, इस साइड को पेंट कर दिया। देखिए अब इसके अंदर ये सेंटर है और ये पोल है, तो अगर ये सेंटर के दूसरी साइड से पेंट होता है तो इसको बोलेंगे हम कॉनकेव। अगर ये सेंटर के अंदर से पेंट होता है, नीचे वाले केस में देखिए ये सेंटर है, तो इसको मैं सेंटर की तरफ से ही इसको इधर से पेंट कर देता हूं, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। अच्छा, ये सरफेस है जो इधर की तरफ सेंटर की तरफ, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग और ये हो गया पेंट। सेम इसके अंदर ये पेंटेड सरफेस और ये रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट आता है, सिर्फ आपको कर्वेचर से ही ध्यान नहीं लगाना है, आपको पहचानना है पेंटेड सरफेस को देखते हुए। इस मिरर को बेटा मैं ऐसे भी कर्व कर सकता हूं, ये सेंटर हो गया इधर और अब की बार मैंने इधर से पेंट कर दिया, तो पहचान हम देखेंगे सेंटर के दूसरी साइड से पेंट है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, कॉनकेव है। और इस वाले मिरर को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, सेंटर की तरफ से पेंट है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की पहचान आपको ध्यान रखनी है। जो मिरर सेंटर की तरफ से पेंट होते हैं, पेंटेड सरफेस सेंटर की तरफ है, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स, और जिनका पेंटेड सरफेस सेंटर से दूसरी साइड है तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव। नेक्स्ट हमको स्टडी करना है जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं ये कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। इमेज फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होती है, ऑब्जेक्ट ये मिरर्स कहां इमेज को फॉर्म करते हैं, तो हमको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमको स्टडी करना है बेटा, थोड़ा सा बेसिक सा देखेंगे। ये हमारा एक मिरर हो गया, दिस इज सेंटर एंड दिस इज पोल, और सेंटर को मैंने दर्शा दिया सी से, और इसका पूरा नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, पोल एक वह पॉइंट होता है जो इसको दोनों एपरेचर को हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। अच्छा, सेंटर, पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, और उसको डिनोट करते हैं हम आर से। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई थिंक आपकी बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि रेडियस हो गया कंप्लीट, आपका एक स्फीयर बनेगा, तो यहां से यहां तक ये आपकी रेडियस हो जाएगी। अच्छा, अब सेंटर और पोल के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम फोकस, या इसको बोल देंगे प्रिंसिपल फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस बोलते हैं ना किसी चीज पे, अपने गोल पे फोकस कीजिए। फोकस वह पॉइंट होता है जहां पर ये एक बिल्कुल पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारी रेज आके मिलती है, उसको हम फोकस बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं, दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल आती है और मिरर से टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल लाइन के कोई भी लाइन यहां से भी आती है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, नीचे से भी आती है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी। तो सारी रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल आती हैं वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद हमेशा जिस पॉइंट से जाएंगे उसको बोलेंगे फोकस। ये देखिए बेटा, इसके अंदर सारी रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट से जाती हैं, तो इसका मतलब रेज कन्वर्ज हो रही हैं, तो इस मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। दूसरा मिरर देखिए बेटा, सेंटर हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, बीचों बीच ये आपका
फोकस हो गया। अच्छा, ये जो मिरर है ये सेंटर की तरफ से पेंट होगा, सेंटर की तरफ से पेंट होगा तो इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोल की तरफ होगा, तो रेज ऑफ लाइट किधर से आएंगी, रेज ऑफ लाइट इस पोल की साइड से ऐसे आएंगी पैरेलल दिस वे। तो अब ये रेज को क्या करता है, ये रेज को डाइवर्ज करता है, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती है। और जब हम इनको बेटा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये रेज ऑफ लाइट भी हमको एक ही पॉइंट से होते गुजरती है, जिसको हमने बोला था फोकस, और इस लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस मिरर ने क्या किया, रेज ऐसे आ रही थी और इनको ऐसे कर दिया, तो डाइवर्स कर दिया, तो इस मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब ये दोनों चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। एक चीज और आपको पढ़नी है, जो इसकी रेडियस होती है पोल से सेंटर तक की दूरी, वो 2 टाइम्स होती है पोल से फोकस तक की दूरी, तो r इक्वल्स टू हमेशा किसके बराबर होगा, 2f। अब क्वेश्चन आ गया कि एक मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो फटाक से हम रखेंगे, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, पूछा गया फोकल लेंथ निकालनी है, तो इस फॉर्मूले से f निकालूंगा तो ये जगह r/2, तो 50/2, फोकल लेंथ आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। तो ये r इक्वल्स टू 2f दोनों मिरर्स के लिए आपको ध्यान रखना है, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो हमेशा फोकल लेंथ की डबल होती है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है ये कैसी कैसी इमेज फॉर्म करता है। एक एक मिरर पढ़ेंगे हम पहले। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव जो मिरर होता है ये दो तरह की इमेज बनाता है, रियल और सेकेंड वन इज वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज होती है कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है और उसकी इमेज ऐसे नीचे की तरफ बनती है, तो इस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसी होती है कि कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, उसके आगे या पीछे कहीं इमेज बन रही है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में सीधी, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव मिरर के पास ये क्वालिटीज है कि ये दोनों तरह की इमेज बना देता है, रियल भी और वर्चुअल भी। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर ये सिर्फ वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है। कॉनकेव के अंदर दोनों बनती है, रियल और वर्चुअल, और कॉन्वेक्स के अंदर सिर्फ वर्चुअल ही फॉर्म होती है। देखो कैसे फॉर्म होती है। रियल इमेज कब बनती है, तो इसके पहले हम रियल के बारे में स्टडी करेंगे। रियल इमेज हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो ऐसे कर्व्ड होगा, इधर से पेंट होगा, ये पोल हो जाता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका सी हो जाता है। इसके अंदर एक टेबल आपको स्टडी करनी है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर है तो इमेज की पोजीशन कहां होगी और इमेज कैसी बनेगी, तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है तो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, हमेशा रेज ऑफ लाइट ऐसे आएंगी इसके साथ पैरेलल, और जाने के बाद हमेशा किधर से आएंगी, फोकस से जाएंगी। ऐसे भी आ सकती है रेज ऑफ लाइट, फोकस से जाएंगी। तो इमेज कहां पे फॉर्म होती है,
फोकस पर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इधर मैं टेबल बना देता हूं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ इमेज। और ये हो गया आपका नेचर ऑफ इमेज। नेचर मतलब कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वो सारी चीज हमको बतानी है। तो पहला पॉइंट आपका, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, तो इमेज आपकी फोकस पर है। फोकस पर है, बिल्कुल पॉइंट साइज है। तो ऑब्जेक्ट अगर कहां हो, इन्फिनिटी पर, तो इमेज की पोजीशन कहां है बेटा, एट फोकस। कैसी है, रियल और पॉइंट साइज, या वेरी डिमिनिश भी इसको बोल देते हैं। अच्छा, सेकंड केस आता है इसका, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी से पीछे रखा हुआ है, देखिए पोल सी एफ, बिहाइंड सी ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ए बी। तो यहां से रे ऑफ लाइट इधर गई, पैरेलल गई, तो पैरेलल, इसका मतलब ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। सेकंड रे ऑफ लाइट पोल से गई, टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होगा, अभी हमने रिफ्लेक्शन के अंदर स्टडी किया था। और थर्ड रे ऑफ लाइट सेंटर से जाती है, और सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिस रास्ते से जाती है और उसी रास्ते से वापस आती है। तो जहां पर ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट को हमने नाम दिया ए डैश, और इसके साथ हमने परपेंडिकुलर डाला, इसको नाम दिया हमने बी डैश। अब देखिए ऑब्जेक्ट था आपका ए बी ऊपर की तरफ, और इमेज इसकी फॉर्म हो गई नीचे ए डैश बी डैश। तो कैसी इमेज है, रियल है। कैसी है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल है। कहां बनी है, बिटवीन सी और एफ के बीच में। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां हो, बियॉन्ड सी, सी के परे, तो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज फॉर्म हो रही है सी और एफ के बीच में। कैसी है, रियल एंड स्मॉल इन साइज। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, स्मॉल। नेक्स्ट आता है आपका, अगर अब की बार ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट को मैंने सी पर रखा, दिस इज ए बी, ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट गई, ये स्ट्राइक होने के बाद फोकस से जाती है। सेकंड रे ऑफ लाइट पोल से गई, यहां से स्ट्राइक होने के बाद ये फोकस से जाती है। तो जिस पॉइंट पे मिलती है उसको अभी बताया था मैंने, ए डैश, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, इसको बोलेंगे बी डैश। तो इमेज भी कहां पर फॉर्म हो रही है, सी पर। ऑब्जेक्ट भी सी पर है, इमेज भी कहां पे फॉर्म हो रही है, सी पर है। तो लिख देंगे इसका थर्ड केस, एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो इमेज भी कहां पर है, सी पर है। कैसी है, रियल और इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या सेम साइज भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर हम इमेज को सी और एफ के बीच में रख दें, तो इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसको सी और एफ के बीच में रख दें, तो इमेज कहां फॉर्म होगी, ए सी। ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया इधर ए बी, इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट गई, टकराने के बाद ये हमेशा फोकस से ही जाएगी। सेकंड रे ऑफ लाइट पोल से टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी। तो जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती है, मैंने बताया था उस पॉइंट को ए डैश बोलेंगे, और इधर ये हो गया आपका बी डैश। तो ए बी ये था
और ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज फॉर्म हो रही है बियॉन्ड सी। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट रखा आपका की बार बिटवीन सी एंड एफ, इमेज फॉर्म हो रही है आपकी बियॉन्ड सी। कैसी है, रियल है और लार्ज, साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ी है। नेक्स्ट केस आता है, अगर ऑब्जेक्ट को अब की बार मैं फोकस पर रख लेता हूं तो इमेज कहां फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट को रखा मैंने इधर ए बी, ऐसे रे ऑफ लाइट गई ए फोकस से, सेकेंड रे ऑफ लाइट पोल से, ये ऐसे निकल के जाती है। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट हमको मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, तो हम इसको लिख देंगे एट इनफाइनाइट। अब की बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, फोकस पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एट एफ, फोकस पर। इमेज कहां है, इन्फिनिटी पर, इनफाइनाइट। कैसी है, रियल है और वेरी लार्ज। तो ये हमारी सारी रियल इमेज की पोजीशंस थी। नेक्स्ट आता है इसका, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख लेते हैं की बात, ये आपका पोल हो गया, फोकस और दिस इज सेंटर। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने बिटवीन पी एंड एफ, ए, तो ऐसे रे ऑफ लाइट गई, जाने के बाद ये रे ऑफ लाइट हमेशा फोकस से ही जाएगी, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर पैरेलल है तो हमेशा स्ट्राइक होने के बाद फोकस से जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट आपकी पोल से टकराती है, तो ये जिस एंगल से आई है उसी से वापस भी जाएगी। अब मैं दोनों रेज ऑफ लाइट को यहां से देखता हूं बेटा, और अगर मैं इनको इमेजिनरी लाइन पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, ये एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ इमेजिन की गई है, तो ये दोनों हमें एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, और मैंने बताया था उस पॉइंट को नाम देंगे हम ए डैश, और यहां से परपेंडिकुलर डाला प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसको दिया हमने बी डैश। तो ए बी एक ऑब्जेक्ट था और ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्ट की इमेज हो गई। अब देखिए ए बी जो है जिस पोजीशन में, ए डैश बी डैश भी उसी पोजीशन में है, तो इसका मतलब ये इमेज कैसी है, रियल तो नहीं है, रियल नहीं है तो दूसरी कौन सी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल। तो नेक्स्ट आता आपका बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, P एंड F, P और F के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। कैसी है, वर्चुअल और लार्ज, वर्चुअल एंड लार्ज। तो आपको ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। कॉनकेव मिरर के अंदर जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी हाइट। तो टेबल आपकी कंप्लीट है, एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट सी से पीछे है तो इमेज सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी आपकी सी पर रहेगी, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड द सी रहेगी, ऑब्जेक्ट आपका अगर एफ पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर रहेगी। यहां तक ये आपकी सारी इमेज कैसी होंगी, रियल होंगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में आ जाता है तो जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर दूसरी साइड बनती है, और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और लार्ज बनेगी। नेक्स्ट मिरर हम स्टडी करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स आपका सिर्फ एक ही इमेज बनाता है, कौन सी, वर्चुअल।
इसके अंदर चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो, सिर्फ इन्फिनिटी पे नहीं होनी चाहिए। देखिए ये आपका हो गया कॉन्वेक्स है, तो इसको इधर से पेंट कर देंगे सेंटर की तरफ से, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा ए बी, यहां पे कहीं फोकस होगा आपका, तो इसके पैरेलल आएगी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, इधर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक कर जाने के बाद ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी। जाने के बाद जब मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा बिल्कुल स्ट्रेट, तो एक पॉइंट से होती हुई जाएगी, जिस पॉइंट को हम नाम देंगे फोकस एफ। सेकेंड रे ऑफ लाइट पोल से टकराएगी, टकराने के बाद उसी एंगल से वापस जाएगी, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, तो जहां पर ये दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उस पॉइंट को नाम देते हैं हम ए डैश, ये हो गया आपका बी डैश। अब देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहे कहीं भी हो, इमेज हमेशा कहां बनेगी, पी और एफ के बीच में, और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल भी बनेगी लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको ध्यान रखना है, इमेज का इमेज फॉर्म is always small compared to object। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा हाइट के अंदर वो स्मॉल रहेगी, और कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी। ऑलवेज ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स मिरर, अब चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, मिरर चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, इसके अंदर सारी डिस्टेंसेस को हम कहां से मापेंगे, हम पोल से मापेंगे। पोल से एफ तक की दूरी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ, पोल से सेंटर तक की दूरी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से उसको नोट करते हैं, और जो आर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। अच्छा पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम बोलेंगे यू, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पोल से इमेज तक की दूरी को हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। न्यू साइन कन्वेंशन हमको ध्यान से पढ़ना है, उसके अंदर मान के चलिए हमारे पास मिरर है कोई, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये पोल हो गया बिल्कुल सेंटर पे, इस पोल के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस के केस में ध्यान रखना बेटा, डिस्टेंस के केस में लेफ्ट साइड में अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, चाहे इधर ऑब्जेक्ट इधर है इधर है इधर है कहीं भी है, चाहे फोकल लेंथ है चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इनको सबको कैसा लेंगे, नेगेटिव। राइट साइड में सभी को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। सारी डिस्टेंसेस को राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेंगे। हाइट के केस में देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट, चाहे यहां है चाहे यहां, हाइट का केस देख रहे हैं तो हम वाई एक्सिस देखेंगे, तो इस वाले केस में चाहे ऑब्जेक्ट इधर रखा है चाहे इधर रखा है, लेकिन हाइट इससे ऊपर है तो हमेशा वो पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर नीचे है हाइट, इमेज कोई ऑब्जेक्ट मिरर नीचे की तरफ बनाता है तो उसकी जो हाइट है वो अगर नीचे की तरफ है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। डिस्टेंस के लिए हम इस एक्सिस को देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को, और हाइट के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखी हुई है हाइट, ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं उनकी हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे, और जो इमेज फॉर्म करेगा कोई भी मिरर, अगर वो नीचे की तरफ इमेज फॉर्म हो रही है तो उसकी हाइट को हम नेगेटिव लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और सारी डिस्टेंसेस को हम कहां से मापेंगे, पोल से मापेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा कॉनकेव मिरर के अंदर रियल इमेज की बात। रियल इमेज ये क्या होता है, कैसे फॉर्म होती है, तो इसका छोटा सा एक्सप्रेशन है, आपको ध्यान रखना है। कॉनकेव है तो इधर से मैंने इसको पेंट कर दिया, ये पोल हो गया, इधर आपका फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस।
तो कहीं भी मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, दिस इज ए बी, इस ऑब्जेक्ट से ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट गई, पैरेलल जाने के बाद हमेशा ही कहां से जाती है, फोकस से जाती है। सेकेंड रे ऑफ लाइट पोल से टकराई, टकराने के बाद ये जिस एंगल से आती है उसी एंगल से जाती है। और थर्ड रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर से गई, और सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट मैंने बताई थी आपकी डेविएट नहीं होती है, तो इसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे। ये तीनों बेटा एक ही पॉइंट से जाएंगे कैसे, और सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट जिस रास्ते से आती है उसी से वापस चली जाती है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए डैश, और ये हो गया आपका बी डैश। अब हम सारी डिस्टेंसेस लेकर चलते हैं। पोल से एफ तक की डिस्टेंस को बोलेंगे हम फोकल लेंथ एफ, पोल से ए डैश तक की डिस्टेंस को बोलेंगे हम इमेज डिस्टेंस विच इज वी, पोल से सी तक की डिस्टेंस को बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर, और पोल से बी तक की डिस्टेंस को बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे दर्शाएंगे, यू से ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को कोई भी नाम दे देना जैसे हमने दिया डी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बस बिल्कुल छोटा सा एक्सप्रेशन है, आपको समझना है। सबसे पहले ट्राइंगल आपका एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। देखिए बेटा एबीसी ये वाला ट्राइंगल है, और ए डैश बी डैश सी ये वाला ट्राइंगल है। दोनों कैसे हैं, सिमिलर्स आर सिमिलर्स ट्राइंगल, दोनों सिमिलर्स है। सिमिलर्स कैसे हैं, इसका बेस बीसी इसके बेस के साथ है, इसका हाइपोटेनियस इसके हाइपोटेनियस के साथ है, तो दोनों सिमिलर्स होंगे। सिमिलर्स होंगे तो सिमिलर्स ट्राइंगल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट आ जाएगी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इसका बेस अपॉन इसका बेस, बी सी अपॉन बी डैश। ए बी इसकी हाइट, ए डैश बी डैश इसकी हाइट, बी सी इसका बेस, बी डैश सी इसका बेस, तो हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है आपका इन ट्राइंगल ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल बड़े वाला, और ए डैश बी डैश पी ये वाला, ये भी कैसे हैं, सिमिलर्स है। सिमिलर्स कैसे हैं देखिए बेटा, ये ए पी किसका हाइपोटेनियस है, इस ट्राइंगल का बड़े वाले का, और ए डैश पी ये इसका हाइपोटेनियस है। बी पी इसका बेस है, बी डैश पी इसका बेस है, तो दोनों भी कैसे हैं, सिमिलर्स है। ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर ऑल्सो सिमिलर, सिमिलर्स हैं। तो इनकी साइड्स का रेशियो हाइट अपॉन हाइट, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा आपका, बेस अपॉन बेस, बी पी अपॉन बी डैश बी। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको लिख सकता हूं मैं बी सी अपॉन बी डैश सी, किसके बराबर हो जाएगा, बी पी अपॉन बी डैश। राइट साइड को भी मैंने इक्वल रख दिया। अब देखिए डायग्राम में बी सी, क्या इसकी डिस्टेंस मैंने कुछ लिखवाई, नहीं लिखवाई। बी डैश सी, इसकी डिस्टेंस कुछ लिखवाई, नहीं लिखवाई। बी पी, बी से पी तक की डिस्टेंस हमको पता है यू। बी डैश पी, बी डैश से पी तक की डिस्टेंस हमको पता है वी, ये डिस्टेंस से पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। बीसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, बीसी देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कंप्लीट। बीपी में से अगर मैं सीपी को हटा देता हूं तो बीसी बचेगा, तो बीसी को क्या लिख सकता हूं मैं, बीपी माइनस सीपी। ठीक है, बी डैश सी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए बी डैश सी है ये वाली डिस्टेंस है, ये इतनी सी, तो ये सी पी में से बी डैश पी को हटा दीजिए की बात, सी पी माइनस बी डैश पी, तो आ जाएगा आपका बी डैश सी। तो इन वैल्यूज को इसमें रख दीजिए, तो हो गया आपका बीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी माइनस बी डैश पी, किसके बराबर हो गया आपका, बीपी अपॉन बी डैश पी। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए। बीपी, बी से पी, ये किसके बराबर आपका यू। अच्छा यू अब लेफ्ट साइड में है, मैंने अभी बताया जस्ट, पोल से अगर लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है तो उसको कैसा लेंगे हम, नेगेटिव।
तो u विल बी नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव. Cp, C से P ये भी लेफ्ट साइड में है और ये किसके बराबर है R. नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. Cp अगेन R लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव. B डैश P ये आपका हो गया V लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा V इक्वल्स टू Bp U हो गया. B डैश P आपका V हो गया, दोनों नेगेटिव हैं तो ये आपको इसमें कैंसिल हो जाएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर देखिए V की मल्टीप्लाई U के साथ होगी तो माइनस UV, V की मल्टीप्लाई R के साथ होगी तो प्लस VR इक्वल्स टू U की मल्टीप्लाई R के साथ होगी तो माइनस UR, U की मल्टीप्लाई V के साथ होगी तो प्लस UV. नेक्स्ट देखेंगे इस माइनस UV को इधर ले जाइए, ये बचा इधर VR और नेगेटिव UR को इधर लेके आएंगे तो प्लस UR. इधर ऑलरेडी एक UV है, एक ये पहुंच जाएगा तो UV प्लस UV कितना हो जाएगा आपका 2UV. अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए बेटा किससे, UVR से, दोनों साइड से. डिवाइडिंग बाय UVR, डिवाइडिंग बाय UVR एंड डिवाइडिंग बाय UVR. अब VR से V एंड R कैंसिल, UR से आपका U एंड R कैंसिल, UV से आपका UV कैंसिल. तो इधर बचा आपका 1 अपॉन U, इधर बचा आपका 1 अपॉन V, इधर बचा आपका 2 अपॉन R एंड 2 अपॉन R इस किसके बराबर होता है 1 अपॉन F. तो ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला. 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U. दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला. हमने पढ़ा था R इक्वल्स टू 2F होता है, यहां से R बाई 2 हमारा किसके बराबर होगा F के, और अगर मैं 1 अपॉन F निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन R. सो 2 अपॉन R की जगह मैंने पुट किया 1 अपॉन F. तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर. और उसकी कौन सी इमेज, रियल इमेज. कॉनकेव मिरर के अंदर जो रियल इमेज फॉर्म होती है उसके अंदर फॉर्मूला तो सभी के अंदर यही रहेगा 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U. लेकिन इसके अंदर पोजीशन देख लीजिए ऑब्जेक्ट्स की कहां पर है कि U हमारा लेफ्ट में है, V भी हमारा लेफ्ट में है, R भी लेफ्ट में है और F भी लेफ्ट में है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉनकेव मिरर होता है अगर वो रियल इमेज फॉर्म करता है तो इनके साइन सभी के कैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे. या तो इन सभी को नेगेटिव ले लीजिए या इन सभी को पॉजिटिव ले लीजिए. कॉनकेव मिरर की दूसरी इमेज पढ़ेंगे बेटा हम वर्चुअल. वर्चुअल इमेज देखिए. वर्चुअल के अंदर ये डायग्राम रफ कर देता हूं. इसके अंदर वर्चुअल कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है. तो मैंने रखा ऑब्जेक्ट को A B, ऐसे रे ऑफ लाइट गई इधर से पेंट है क्योंकि कॉनकेव है. जाने के बाद ये फोकस से जाती है हमेशा. सेकंड रे ऑफ लाइट पोल से टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे गई. दोनों को मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, सेंटर से मैं ऐसे एक नॉर्मल डालता हूँ A पर और इसको पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ. तो ये तीनों रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट को मैंने नाम दिया था A डैश और ये हो गया आपका B डैश. तो इस केस में देखिए डिस्टेंस को देखेंगे. P से B तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज U. P से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ F. P से C तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर R और P से B डैश तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ इमेज V. इस केस के अंदर जो V होगा उसका साइन अपोजिट होगा. U, F एंड R इनका साइन एक जैसा रहेगा. ध्यान रखना है कौन सी इमेज में, कॉनकेव मिरर की वर्चुअल इमेज में. कैसे पता चलेगा कि वर्चुअल इमेज है, अगर इसकी हाइट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा आती है तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है. वर्चुअल इमेज है तो इसका मतलब जो V है उसका साइन अपोजिट लेंगे. अगर हम U, V, R को U, F एंड R को नेगेटिव लेते हैं तो V को पॉजिटिव, U, F एंड R को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो V को नेगेटिव लेंगे. इससे पहले जो हमने पढ़ा था रियल इमेज, उसमें हम तीनों को सेम रखेंगे, या तो तीनों को नेगेटिव रखेंगे या तीनों को पॉजिटिव रखेंगे.
तो इस डायग्राम से आपका ये भी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है एक ही इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम स्टडी करेंगे, इधर से कर्व है तो ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका पोल, और इधर से पेंट हो जाता है सेंटर की तरफ से क्योंकि कॉन्वेक्स है। ये हो गया आपका एक्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, यहां से रे ऑफ लाइट इसकी पैरेलल जाती है, इसको डाइवर्ट कर देता है, इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये फोकस से जाती है, सेकंड रे ऑफ लाइट पोल से टकराती है, टकराने के बाद वापस आती है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो जहां पर ये दोनों क्रॉस करती है उस पॉइंट को हम नाम देंगे ए डैश, और ये हो गया आपका बी डैश। तो इमेज की डिस्टेंस हो गई। अब पोल से सारी डिस्टेंस को मापिए, पोल से बी तक की डिस्टेंस को हम किससे दर्शाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, पोल से बी डैश तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बी, पोल से एफ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ एफ, और पोल से सी तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। क्योंकि अब की बार मिरर चेंज हो गया, कॉन्वेक्स आ गया, तो इस वजह से जो इमेज है उसकी हाइट भी चेंज हो गई। जो इमेज है अब वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम रहेगी। दूसरी बात, जो हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था अभी, कॉनकेव मिरर, उसकी जो वर्चुअल इमेज पढ़ी थी हमने, उसके अंदर था कि जो यू वी थी आपकी, वो यू के अपोजिट था, मतलब वी का साइन आपको अपोजिट लेना है, किसके कब साथ, यू एफ एंड आर, इन तीनों का सेम रखना है, वी का अपोजिट कर देना। लेकिन इस वाले केस में अगर हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की वर्चुअल इमेज, तो यू का साइन आपको अपोजिट करना है, वी एफ और आर तीनों का साइन आपको सेम रखना। अगर इन तीनों को नेगेटिव लेंगे तो यू को पॉजिटिव, अगर इन तीनों को पॉजिटिव रखेंगे तो यू को नेगेटिव रखेंगे। हम अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यूज हम कैसे पुट करते हैं। तो वी यू और आर की वैल्यूज, एफ की वैल्यू किस तरीके से हम नेगेटिव और पॉजिटिव रखते हैं। तो ये हो गया आपका मिरर, और मिरर का फॉर्मूला हो गया 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों आपके कि अब क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट, हमको इसके यूजेस के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को हम कहाँ-कहाँ यूज करते हैं। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर को हम, जैसे डेंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं, जो गोल्ड मेकर्स होते हैं वो यूज करते हैं, किसी छोटी चीज को बड़ा करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स का हम कहाँ का यूज करते हैं, जैसे जो हमारी साइड व्यू मिरर होते हैं, चाहे हमारे पास बाइक है चाहे हमारे पास कार है, तो जो साइड व्यू मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि ताकि ये वाइड एंगल बना सके। सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है तो सिर्फ उसी को दिखाए, एंगल बहुत बड़ा बनाते हैं, वाइड एंगल, ताकि ड्राइवर को आराम से दिख जाए कि बहुत एरिया के अंदर उसको पता चल जाए कि पीछे क्या क्या चीजें आ रही है। इस वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। साइड जो आपके मिरर लगे होते हैं जिनको हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं व्हीकल्स के अंदर। तो यूजेस हो गए इसके। नेक्स्ट हमको और स्टडी करना है इसके अंदर बेटा मैग्निफिकेशन के बारे में। एक चीज और रह जाती है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को एम से दर्शाते हैं, दिस इज फॉर्मूला ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H dash means height of image, H is height of object। अच्छा, इस फॉर्मूले से देखेंगे बेटा, अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, रफली सा मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए P F C, ऐसे रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आई थी, आने के बाद इस फोकस से गई, जैसे अभी ये देखिए ए, सेकंड रे ऑफ लाइट पोल से गई, टकराने के बाद ऐसे जाती है, थर्ड यहाँ से जाती है। तो ए बी हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हो गई हाइट ऑफ इमेज। ये किसके बराबर है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी पी अपॉन बी डैश पी। देखिए बी पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और बी डैश पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी किसके बराबर हो जाएगा,
डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और कहां से? पोल से। तो m जो रहेगा मैग्निफिकेशन वो किसके बराबर हो गया? h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन v हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, u हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये हम ड्राइव करेंगे। ये तो हमको पता चल गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट बड़ा आता है इसके अंदर, तो कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की रियल इमेज आपके सामने ही है। इसके अंदर देखेंगे m इक्वल्स टू h डैश हो गया बेटा आपका हाइट ऑफ इमेज, ये कैसी होगी? नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ ही लेते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, u भी लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। तो m का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं h डैश अपॉन h, और इस नेगेटिव को इधर लिख दिया मैंने v अपॉन u। ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, किसका? कॉनकेव मिरर की। कौन सी इमेज? रियल इमेज। अगर कॉनकेव मिरर की वर्चुअल इमेज बनती है तो कैसे आता है? देखिए, ये हमारे पास मिरर, पोल, फोकस, सेंटर, यहाँ पे रखा मैंने ए बी, ऐसे रे ऑफ लाइट गई फोकस से गई, सेकंड रे ऑफ लाइट पोल से जाती है, और जब हम इनको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये हमें एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ए डैश बी डैश। यही होता था इसकी वर्चुअल इमेज। तो इसके अंदर देखेंगे m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। h डैश होगी हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि ऊपर की तरफ है। मैंने बताया था हाइट के लिए हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ इमेज होगी और पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कैसा है? पॉजिटिव। इक्वल्स टू, ये देखिए, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज राइट साइड में पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, इसको मैंने इधर लिख लिया नेगेटिव। ये हो गया फॉर्मूला, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर की वर्चुअल इमेज। अभी बनाया था हमने डायग्राम, और देख लीजिए एक बार। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे रे ऑफ लाइट आई, ये टकराने के बाद ऐसे चली गई, ये F हो गया, ये C हो गया, ये P हो गया, तो ये फोकस से जाता है, सेकंड रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है, तो इमेज हमारी बनती है A डैश B डैश। तो इस वाले केस के अंदर वही लिखेंगे हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू v अपॉन u। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव रहेगा। अब की बार डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ इमेज राइट साइड में है तो पॉजिटिव, तो दिस बिकम्स नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, चाहे आपका कॉनकेव लेंस है, सॉरी मिरर है, या कॉन्वेक्स मिरर है, चाहे वर्चुअल इमेज है, चाहे आपकी रियल इमेज है, फॉर्मूला आपको यही ध्यान रखना है, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, देखिए अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है बिल्कुल ध्यान से। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दो इमेज बनाता है, रियल एंड दिस इज वर्चुअल। रियल इमेज कब बनेगी, वर्चुअल इमेज कब बनेगी? रियल इमेज के लिए हमेशा आपने पढ़ा था रियल इमेज कब तक बनती है, जब तक ऑब्जेक्ट F पर है। अगर यहाँ रखा है, इधर रखा है, C पर रखा है, C के पीछे रखा है, तो हमेशा रियल इमेज बनती रहेगी, F पर भी रियल बनेगी। लेकिन F और P के बीच में आ जाता है तो इमेज हमारी कैसी बन जाती है, वर्चुअल इमेज बन जाती है। तो इसका मतलब कि जो इसके अंदर U होगा, अगर उसकी वैल्यू F या F से बराबर है, F से बड़ी है या F से ज्यादा फोकल लेंथ से, तो इमेज कौन सी बनेगी, हमेशा रियल बनेगी। वर्चुअल वाले केस में जो u की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन होगी किससे, फोकस, फोकल लेंथ से। वर्चुअल तो इधर ही बनेगी, तो ये आपका f हो गया, ये आपका v हो गया, u तो इसका मतलब u इज लेस देन f। एक चीज तो आपको ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, और क्या ध्यान रखना है कि जो हाइट है,
हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कब तक, हाइट रियल में मैंने बताया था आपको, रियल में हाइट छोटी भी हो सकती है, रियल में बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वर्चुअल में हाइट हमेशा ज्यादा बड़ी रहेगी। ऑफ इमेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी रहेगी वर्चुअल केस में, कॉनकेव मिरर की केस। कॉनकेव मिरर की रियल इमेज है तो इसके अंदर हाइट छोटी भी हो सकती है और हाइट बड़ी भी हो सकती है। अब आपको सी का ध्यान रखना है, अगर सी से पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां रखा हुआ, इधर रखा हुआ, कहीं भी रखा हुआ है, तो जो इमेज फॉर्म होगी उसकी हाइट कैसी रहेगी, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा छोटी रहेगी। अगर सी से आगे रखा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज जो फॉर्म होगी बड़ी होगी, क्योंकि वो इधर बनेगा तो ऑब्वियसली बड़ी होगी। और सी की हम कैसे पहचान लगा सकते हैं बेटा, एफ से लगा सकते हैं, क्योंकि जो एफ है वो आपकी फोकल लेंथ हो गई और जो सी हो गया ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और एफ अगर आपको गिवन है, एफ अगर आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है तो आर आप सीधा निकाल सकते हो 10 सेंटीमीटर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सी के इधर है ऑब्जेक्ट या सी के पीछे रखा हुआ है, या अगर सी पर ही है तो जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट की इमेज फॉर्म होगी। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, एक और चीज हमको देखनी है बेटा, क्या देखनी है कि जो रियल इमेज बनेगी, रियल, क्योंकि कॉनकेव भी बनाता है रियल, वो कब बनेगी, जब u, v और f आर सेम साइन। अगर सभी का साइन हम कैसा लेंगे, सेम साइन, या तो तीनों ही लेफ्ट में रहेंगे या तीनों राइट में रहेंगे। तो तीनों का साइन या तो हम तीनों को नेगेटिव लेंगे या तीनों को पॉजिटिव लेंगे। ऐसा नहीं लेना है कि u को नेगेटिव ले लिया, v को पॉजिटिव ले लिया, ऐसा नहीं बन सकता रियल इमेज के केस में। वर्चुअल इमेज इसकी कब बनती है, वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब आपका u और f के सेम साइन रहेंगे लेकिन v जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा, अपोजिट साइन। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है वर्चुअल के। u और f, अगर हम u को नेगेटिव ले रहे हैं तो f भी नेगेटिव, u को पॉजिटिव ले रहे हैं तो f भी पॉजिटिव। अगर इन दोनों को पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव, इन दोनों को नेगेटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। ये आपकी वर्चुअल इमेज बनती है कॉनकेव मिरर के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर मैंने बताया था, कॉन्वेक्स मिरर आपका एक इमेज बनाता है, कौन सी बनाता है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी, स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी। अच्छा, कैसी होगी कि जो u है इसका साइन अपोजिट रखना है, अपोजिट साइन, v और f ये इन दोनों का साइन हमको कैसा रखना है, सेम साइन। ध्यान रखना है कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो u है ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूसरी साइड होती है, इमेज की और फोकस जो फोकल लेंथ है उसकी पोजीशन सेम साइड होती है, जिस वजह से इन दोनों का साइन हम सेम रखेंगे, ऑब्जेक्ट का साइन हम अपोजिट रखेंगे। तो आई थिंक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, इमेजेस कैसे कैसे फॉर्म होती है, कॉनकेव मिरर कौन सी इमेज बनाता है, कैसे बनाता है, कहां बनाता है, विद रे डायग्राम आपको सारा क्लियर कराया है। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, हाइट कितनी होती है, इमेज की हाइट कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, कहाँ पे इक्वल है, तो ये सारी चीजें अब आपकी क्लियर है। मैग्निफिकेशन क्या होता है ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। जितने हम क्वेश्चंस करेंगे उतने आपको अच्छे से और क्लियर होगा कि यू वी एफ को नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ देते हैं।